एक कंपनी की करंट एसेट्स आपको दे रखी हैं ₹3 लाख, पर ये नहीं बता रखा कि करंट लायबिलिटीज़ कितनी हैं। पर ये ज़रूर बता रखा है कि इन्होंने ₹60,000 करंट लायबिलिटीज़ को पे कर दिया। पेमेंट करने के बाद जो इनका करंट रेशियो है वो हो गया 2:1। आपको बताना है कि करंट लायबिलिटीज़ और वर्किंग कैपिटल आफ्टर द पेमेंट एंड बिफोर द पेमेंट कितने थे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको स्टूडेंट्स आफ्टर पेमेंट जो है करंट एसेट पता है, क्योंकि आपको करंट एसेट बिफोर पेमेंट पता है जो कि ₹3 लाख है, और ये बताया गया है कि 60,000 करंट लायबिलिटीज़ को पे कर रहे हैं। करंट लायबिलिटीज़ को पे करने से करंट एसेट भी कम हो जाते हैं, तो आफ्टर पेमेंट करंट एसेट आ गए ₹2,40,000। आफ्टर पेमेंट आपको करंट रेशियो भी पता है 2:1। अब करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज़। करंट एसेट की जगह लिख लीजिए ₹2,40,000। करंट लायबिलिटीज़ को करंट लायबिलिटीज़ ही रहने दीजिए, इज इक्वल टू 2:1 रखिए। ठीक है स्टूडेंट्स, सॉल्व करेंगे तो इससे आपकी करंट लायबिलिटीज़ निकल कर आएंगी ₹1,20,000। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो आफ्टर पेमेंट करंट लायबिलिटीज़ हैं ₹1,20,000। अब करंट लायबिलिटीज़ बिफोर पेमेंट कितनी होंगी, उसके लिए करंट लायबिलिटीज़ आफ्टर पेमेंट में आप ₹60,000 पे कर दीजिए जो पे किया गया था, यानी कि ₹1,20,000 में ₹60,000 ऐड कर दीजिए, ये आ जाएगी ₹1,80,000। ठीक है स्टूडेंट्स, अब वर्किंग कैपिटल बिफोर पेमेंट जानना है आपको, तो उसके लिए करंट एसेट बिफोर पेमेंट जो कि ₹3 लाख है, उसमें से करंट लायबिलिटी बिफोर पेमेंट जो कि 1,80,000 है, माइनस कर दीजिए, ये निकल कर आ गया ₹1,20,000। और अगर आपको वर्किंग कैपिटल आफ्टर पेमेंट चाहिए तो उसके लिए करंट एसेट आफ्टर पेमेंट जो कि ₹2,40,000 है, उसमें से करंट लायबिलिटीज़ आफ्टर पेमेंट जो कि ₹1,20,000 है, उसे माइनस कर दीजिए, ये निकल कर आ जाएगा स्टूडेंट्स ₹1,20,000। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि सिर्फ करंट लायबिलिटीज़ पे करने से बेशक करंट लायबिलिटीज़ और करंट एसेट दोनों कम हो रहे हैं, और जिसकी वजह से करंट रेशियो चेंज हो सकता है, बट वर्किंग कैपिटल चेंज नहीं होती है। वर्किंग कैपिटल बिफोर पेमेंट भी 1,20,000 थी, और वर्किंग कैपिटल आफ्टर पेमेंट भी ₹1,20,000 है। अब इस क्वेश्चन को देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज़ दे रखी हैं ₹4,50,000, और बाद में इन्वेंट्री खरीद ली गई ₹50,000 की ऑन क्रेडिट, यानी 50,000 का गुड्स जो है उधार खरीदा गया है। ठीक है, और इस उधार खरीदने के बाद आफ्टर दिस परचेज करंट रेशियो 2:1 हो गया है। आपको यहाँ पे करंट एसेट्स बतानी है और वर्किंग कैपिटल बतानी है आफ्टर एंड बिफोर द इन्वेंट्रीज वर परचेज्ड। तो स्टूडेंट्स, आपको करंट लायबिलिटी आफ्टर परचेज पक्का पता है कितना है, क्योंकि करंट लायबिलिटीज़ बिफोर परचेज थी ₹4,50,000, और परचेज की गई है 50,000 की ऑन क्रेडिट, तो करंट लायबिलिटीज़ आफ्टर परचेज हो गई 5 लाख। आपको करंट रेशियो आफ्टर परचेज पता है जो कि है 2:1, इसे हम 2:1 भी लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यानी करंट एसेट आफ्टर परचेज अपॉन करंट लायबिलिटीज़ आफ्टर परचेज मस्ट भी इक्वल होना चाहिए 2:1। करंट एसेट आफ्टर परचेज नहीं पता, लेकिन करंट लायबिलिटीज़ आफ्टर परचेज पता है 5 लाख, 2:1।
इसे सॉल्व करेंगे तो करंट एसेट आ जाएगा ₹10 लाख। तो करंट एसेट आफ्टर परचेज थे ₹10 लाख। ठीक है, ये क्या निकल कर आया है? करंट एसेट आफ्टर परचेज, क्योंकि रेशियो भी आफ्टर परचेज लिया गया है, करंट लायबिलिटीज़ भी आफ्टर परचेज ली गई हैं, तो जो करंट एसेट निकल कर आएगा वो भी आफ्टर परचेज ही होगा। अब आपको करंट एसेट बिफोर परचेज चाहिए, तो करंट एसेट आफ्टर परचेज में से आफ्टर परचेज ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आफ्टर परचेज बोल रहा हूँ तो आफ्टर परचेज ऑफ इन्वेंट्री की बात करी जा रही है। तो करंट एसेट बिफोर परचेज ऑफ इन्वेंट्री होगी 10 लाख में से 50,000 की इन्वेंट्री जो उधार खरीदेगी उसे हटा दीजिए, ये हो गई ₹9,50,000। अब रही बात वर्किंग कैपिटल की, तो वर्किंग कैपिटल बिफोर परचेज, उसके लिए करंट एसेट बिफोर परचेज में से करंट लायबिलिटीज़ बिफोर परचेज को हटा दीजिए, ये आ जाएगा 5 लाख। और अगर आपको वर्किंग कैपिटल आफ्टर परचेज चाहिए तो उसके लिए करंट एसेट आफ्टर परचेज जो ₹10 लाख है में से करंट लायबिलिटीज़ आफ्टर परचेज जो कि ₹5 लाख है माइनस कर दीजिए, ये फिर से निकल के आ जाएगा ₹5 लाख। तो स्टूडेंट्स, अगर करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ दोनों सेम अमाउंट से बढ़ते हैं तो आपकी वर्किंग कैपिटल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप देख सकते हैं वर्किंग कैपिटल बिफोर परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट भी ₹5 लाख थी, और वर्किंग कैपिटल आफ्टर परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट भी ₹5 लाख ही है। हाँ, करंट रेशो कुछ खरीदने से और कुछ बेचने से या कुछ पेमेंट करने से, ठीक है, कुछ खरीदने से उधार और कुछ पेमेंट करने से टू द क्रेडिटर्स या टू करंट लायबिलिटीज़ पक्का चेंज हो जाता है, लेकिन वर्किंग कैपिटल नहीं चेंज होती है, क्योंकि करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज़ दोनों सेम अमाउंट से कम होते हैं या फिर सेम अमाउंट से बढ़ते हैं, जिससे वर्किंग कैपिटल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब इस क्वेश्चन को देख लीजिए, इस पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन को। करंट रेशियो ऑफ अ कंपनी 2:1 आपको दे रखा है और आपसे कहा गया है कि विद रीजंस बताइए कि ये फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इस रेशियो को इम्प्रूव करेंगी, रिड्यूस करेंगी, या इन ट्रांजैक्शन की वजह से करंट रेशियो पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। याद रखिएगा, इन ट्रांजैक्शन के होने से पहले करंट रेशियो 2:1 है। ठीक है, तो पहली ट्रांजैक्शन है रिपेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटीज़। तो स्टूडेंट्स, अगर आपका करंट रेशियो पहले से ही मोर देन 1 है, यानी 2:1 है, आप करंट एसेट को 2 लाख ले लीजिए और करंट लायबिलिटी को 1 लाख, आप ज़्यादा अच्छी तरह समझ पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि करंट रेशियो का फॉर्मूला CA/CL ही होता है। अब आप दोनों में से अगर आप सेम अमाउंट कम कर दें, माना आपने क्रेडिटर को 50,000 रुपये पे करे हैं, तो उससे करंट एसेट और करंट लायबिलिटी दोनों 50,000 कम हो जाएंगे। करंट एसेट रह जाएगा 1,50,000, करंट लायबिलिटी रह जाएगा सिर्फ 50,000, और रेशियो आ जाएगा 3:1, जो कि पहले था 2:1। अब देख लीजिए रेशियो इम्प्रूव हो रहा है ना स्टूडेंट्स। परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश से आपके इस करंट रेशियो पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जो आया वो भी करंट एसेट है और जो गया वो भी करंट एसेट है। करंट एसेट सेम अमाउंट से कम हो रहा है और बढ़ रहा है, तो आपकी करंट एसेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपकी करंट लायबिलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका रेशियो अनचेंज रहेगा। ठीक है, अगली ट्रांजैक्शन में आपको कहा गया है कि सेल ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट फॉर ₹20,000 जिनकी बुक वैल्यू है ₹25,000। अब ऑफिस इक्विपमेंट को बेचा गया है 20,000 का, थे वो 25,000 के। ऑफिस इक्विपमेंट जो होता है वो आपका नॉन करंट एसेट होता है, तो इस ट्रांजैक्शन से एक नॉन करंट एसेट कम हो जाएगी, मगर इनको जो बेच के पैसा आएगा वो कैश है और कैश एक करंट एसेट है, करंट एसेट बढ़ जाएगी। नुकसान भी हो रहा है, 5,000 का लॉस है, लेकिन लॉस से आपका करंट एसेट पे और ना ही करंट लायबिलिटी पे कोई फ़र्क पड़ेगा। तो इस ट्रांजैक्शन की वजह से केवल करंट एसेट बढ़ रही है बाय ₹20,000, करंट लायबिलिटी अनचेंज रह रही है, और अगर करंट लायबिलिटी अनचेंज है और सिर्फ करंट एसेट बढ़ रही है तो रेशियो भी बढ़ेगा, द रेशियो विल इम्प्रूव। ठीक है, यहाँ भी इंक्रीज़ हुआ था, यहाँ पर नो चेंज आया था, और यहाँ पर भी रेशियो इम्प्रूव हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। चौथा है
चौथी ट्रांजैक्शन है परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। गुड्स जब क्रेडिट पर परचेज करे जाएंगे तो आपके करंट एसेट और करंट लायबिलिटी दोनों सेम अमाउंट से बढ़ जाएंगे। अपने इसी एग्जांपल को लेते हैं कि माना पहले करंट एसेट 2 लाख थे और करंट लायबिलिटी 1 लाख, रेशियो था 2:1। हमने 50,000 के गुड्स उधार खरीद लिए, फॉर एग्जांपल 50,000 के। करंट एसेट बढ़कर हो गया 2,50,000, करंट लायबिलिटी बढ़कर हो गया 1,50,000। रेशियो हो गया 5/3 या फिर 1.67:1। पहले था 2:1, तो आप देख सकते हैं रेशियो डिक्लाइन हो रहा है। तो फोर्थ ट्रांजैक्शन का आंसर आएगा द रेशियो विल डिक्रीज और डिक्लाइन। फिफ्थ ट्रांजैक्शन में कहा गया है कि सेल ऑफ गुड्स फॉर ₹30,000 जिसकी कॉस्ट थी ₹25,000। तो जब 25,000 के गुड्स को 30,000 को बेचा गया तो गुड्स जो कि करंट एसेट है वो कम हो गया बाय ₹25,000। कैश जो कि करंट एसेट है वो इंक्रीज़ हो गया बाय ₹30,000। तो एज ए रिज़ल्ट ऑफ दिस करंट एसेट आपका इंक्रीज़ हो गया बाय ₹5,000। और इस ट्रांजैक्शन से आपकी करंट लायबिलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, तो आपका जो करंट रेशियो है वो पक्का बढ़ेगा क्योंकि सिर्फ करंट एसेट भी इंक्रीज़ हो रहे हैं और करंट लायबिलिटी अनचेंज रह रहा है। तो करंट रेशियो विल इम्प्रूव। लास्ट ट्रांजैक्शन है पेमेंट ऑफ डिक्लेयर्ड डिविडेंड। जो डिविडेंड डिक्लेयर किया गया था वो पे कर दिया गया। डिक्लेयर्ड डिविडेंड जो होता है जब तक पे नहीं किया गया होता तब तक वो करंट लायबिलिटी है, और जब उसको आपने पे किया तो आपका करंट एसेट भी कम हो गया और करंट लायबिलिटी भी कम हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, माना करंट एसेट थे ₹2 लाख और करंट लायबिलिटीज थी ₹1 लाख। आपने 50,000 पे कर दिया डिक्लेयर्ड डिविडेंड। माना डिक्लेयर्ड डिविडेंड जो तो अभी तक पे नहीं हुआ था वो 50,000 था। आफ्टर द पेमेंट ऑफ दिस डिक्लेयर्ड डिविडेंड करंट एसेट रह गए 1,50,000, करंट लायबिलिटी रह गए 50,000 और रेशियो आ गया 3:1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो रेशियो क्या हो रहा है? रेशियो इम्प्रूव हो रहा है। तो यहाँ पर भी आपका करंट रेशियो इम्प्रूव हो रहा है, यहाँ पर भी आपका करंट रेशियो इम्प्रूव हो रहा था, यहाँ पे आपका करंट रेशियो रिड्यूस हो रहा था, है ना स्टूडेंट। फोर्थ ट्रांजैक्शन में, थर्ड ट्रांजैक्शन में भी करंट रेशियो इम्प्रूव हो रहा था, यहाँ पर नो चेंज आया था, यहाँ पे भी करंट रेशियो इम्प्रूव हो रहा था। ठीक है ना स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया? आपको करंट रेशियो ऑफ अ कंपनी दे रखा है स्टूडेंट्स 2:1 और आपसे कहा गया है कि विद रीज़न बताइए कि इनमें से कौन सी ट्रांजैक्शन इस रेशियो को इंक्रीज़ करेगी या डिक्रीज़ करेगी या कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके करंट रेशियो पे। ठीक है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा इन ट्रांजैक्शन के होने से पहले का करंट रेशियो 2:1 है। तो पहली ट्रांजैक्शन कुछ इस तरह से है कि डिबेंचर्स को रिडीम कराया गया जिनकी फेस वैल्यू ₹1 लाख है और इनको 10% प्रीमियम पे रिडीम किया गया है, यानी टोटल ₹1,10,000 पे किया गया होगा ऑन द रिडम्पशन ऑफ दीज डिबेंचर्स। तो डिबेंचर्स वैसे तो नॉन करंट लायबिलिटी होते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन जिस साल इनका रिडम्पशन होना होता है तब ये करंट लायबिलिटी हो जाते हैं, वो बन जाते हैं करंट मैच्योरिटीज़ और लॉन्ग टर्म डेट्स, जो कि करंट लायबिलिटी ही होता है। तो जब आप इन डिबेंचर्स का रिडम्पशन करेंगे तो आपके आपका जो करंट एसेट है और जो करंट लायबिलिटीज़ है दोनों सेम अमाउंट से डिक्रीज़ हो जाएंगे। कोई भी रेशियो अगर वो ऑलरेडी मोर देन 1 होता है, जो कि देख सकते हैं मोर देन 1 है वो, उसमें अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम अमाउंट से डिक्रीज़ होते हैं तो जो रेशियो है वो इम्प्रूव हो जाएगा। इसके एक्सप्लेनेशन में आप लिख सकते हैं कि बोथ करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज़ विल रिड्यूस बाय द सेम अमाउंट एंड एज ए रिजल्ट द करंट रेशियो विल इम्प्रूव। नहीं तो आप एग्जांपल देके समझा सकते हैं। आप करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज़ को दोनों को 2 लाख और 1 लाख ले लीजिएगा। 2 लाख 1 लाख मत लीजिएगा बिकॉज 1,10,000 का तो पेमेंट ही करना है। 4 लाख और 2 लाख ले लीजिएगा। फिर 110 जब आप पे करेंगे तो बचेगा 290 और 90 यानी 29/9 डिवाइड करके देखेंगे तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि 2:1 से बड़ा ही होता है।
तो एक तरीका ये है कि कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ असाइन करने के बाद भी आप सॉल्व करके भी दिखा सकते हैं, प्रूव करके दिखा सकते हैं। सेकेंड ट्रांजेक्शन है रिसीव फ्रॉम डेटर्स ₹17,000। तो स्टूडेंट जब डेटर से पैसा रिसीव करेंगे तो डेटर एक करंट एसेट है। क्या रिसीव किया होगा? कैश, वो भी एक करंट एसेट है। ये बढ़ गया, ये कम हो गया। तो एज ए रिजल्ट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन करंट एसेट will increase as well as decrease by the same amount and that's why there will be no change in the current ratio, क्योंकि ना ही करंट एसेट चेंज हुई ना ही करंट लायबिलिटीज़। तो आप कहेंगे एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन neither the current assets nor the current liabilities will change, that's why the ratio will remain unchanged। अगली ट्रांजेक्शन है कि ₹2 लाख इक्विटी शेयर इशू किए गए टू द वेंडर्स ऑफ मशीनरी। तो स्टूडेंट्स ये जो इक्विटी शेयर इशू किए गए हैं टू द वेंडर्स ऑफ मशीनरी, तो यहाँ पर एक नॉन करंट एसेट खरीदी गई है, वो इंक्रीज़ हो गई है बिजनेस में, और शेयर इंक्रीज़ होने की वजह से शेयर होल्डर फंड इंक्रीज़ हो गया है। बट यहाँ पर ना ही हमारी कोई करंट एसेट इन्वॉल्व है ना ही कोई करंट लायबिलिटी इन्वॉल्व है, तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट हमारी करंट रेशियो पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इट विल रिमेन अनचेंज्ड। फोर्थ ट्रांजेक्शन है एक्सेप्टेड बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन बाय द क्रेडिटर। जब हम एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करते हैं फ्रॉम द क्रेडिटर, तो हमारी एक करंट लायबिलिटी जो बिल पेबल है वो बढ़ जाती है और दूसरी करंट लायबिलिटी जो क्रेडिटर है वो कम हो जाती है। तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट हमारी करंट लायबिलिटी अनचेंज रहेंगी, करंट एसेट भी अनचेंज रहेंगी। और अगर करंट लायबिलिटी और करंट एसेट्स दोनों ही अनचेंज हैं तो आपका करंट रेशियो भी अनचेंज रहेगा। क्लियर स्टूडेंट्स? अगला इलस्ट्रेशन है स्टूडेंट्स कि आपको करंट रेशियो दे रखा है एक्स लिमिटेड का जो कि 1:1 है, यानी करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज एक दूसरे के बराबर हैं। आपको फिर ये दो ट्रांजैक्शंस दे रखी हैं और ये पूछा गया है कि ये दो ट्रांजैक्शन जो हैं आपके करंट रेशियो को कैसे अफेक्ट करेंगी। क्या रेशियो इंप्रूव होगा, डिक्रीज़ होगा, या उस पर कोई चेंज नहीं आएगा। तो पहले ट्रांजैक्शन कुछ इस तरह से है कि एक पोस्ट डेटेड चेक जो कि ₹20,000 का है उसे क्रेडिटर को इशू किया गया था, आज वो मेट हो गया ऑन मैच्योरिटी। ठीक है स्टूडेंट्स? तो जैसे ही आप आपका जो पोस्ट डेट चेक है जो आपने क्रेडिटर को दिया था वो मैच्योरिटी पे हो जाएगा, तो आपका करंट एसेट जो कि बैंक बैलेंस है वो कम हो जाएगा यानी, और करंट लायबिलिटीज़ यानी क्रेडिटर वो भी कम हो जाएगा। और क्योंकि करंट एसेट और करंट लायबिलिटी दोनों कम हो जाएंगे बाय द सेम अमाउंट, तो जो बाद वाले करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज़ है वो भी आपस में इक्वल होंगे, और वो पहले भी इक्वल थे क्योंकि रेशियो 1:1 था। तो आपका जो करंट रेशियो है वो अनचेंज रहेगा। रेशियो ऑलरेडी इक्वल टू 1 है और करंट एसेट और करंट लायबिलिटी सेम अमाउंट से कम हो रहे हैं, तो रेशियो आगे भी 1:1 ही रहेगा, बिकॉज करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज़ बिफोर दिस पेमेंट भी इक्वल थे और आफ्टर दिस पेमेंट भी इक्वल ही रहेंगे। सेकेंड ट्रांजेक्शन में इक्विटी शेयर इशू किए गए हैं 50,000 जिनकी फेस वैल्यू ₹10 है, यानी ₹5 लाख के शेयर इशू किए गए हैं टू द वेंडर्स ऑफ मशीनरी। मशीनरी एक नॉन करंट एसेट है, वो भी ₹5 लाख इंक्रीज़ हो गई। तो शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट एसेट दोनों इंक्रीज़ हो गए हैं बाय द सेम अमाउंट, बट आपकी जो करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज़ है उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो आपका जो करंट रेशियो है वो यहाँ पर भी अनचेंज रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स? क्लियर हो गया आपको ये भी? आगे सुन में